हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब घर पे बढ़िया होंगे। बार बार वही बात, स्टे होम स्टे सेफ। और एनटीए ने निकाल दी है, कल की डेट में एक न्यूज़ निकाली है जो कल आई थी हमारे पास, रिगार्डिंग डेट्स ऑफ जेई मेंस एंड नीट 2020। वैसे ये साल बहुत ही खतरनाक रहा है, तो एग्ज़ाम एक और बार फिर से पोस्टपोन हो गया है और पहुंचा दिया गया है सितंबर को। ठीक, तो आपके पास लमसम जो भी अभी नीट या जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अब वक्त है 2 महीने का और। ठीक, 2 महीने का वक्त और मिल चुका है, तो इस 2 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि यार बहुत पढ़ लिया है, सब हो चुका है, तो खत्म हो चुका है सब कुछ। ठीक, अगर आपने ये सब कुछ हो गया है तो आप करिए थोड़ा सा रिलैक्स अब। ठीक, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, चीज़ें और बिगड़ती जाएगी, पढ़ाई में अच्छा लगेगा नहीं, मन लगता नहीं फिर, है ना। पढ़ाई में मन लगने से रहा तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ठीक, चिल आउट करो, थोड़ा सा बाहर मत जाओ, घर पे बैठो, बट घर पे ही अपना टाइम पास करो थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद आप वापस से अपने सिलेबस को कैरी फॉरवर्ड करना विद सम मोर क्वेश्चंस। ठीक, अब आपके पास रह गया है कुछ नहीं, बाकी बचते हैं वो जिनको यार लगता है अभी भी कुछ कुछ बाकी है, कि जो पिछले 1.5 साल से या 2 साल से ये सोच रहे हैं कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है, इसको मैं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। बाद में करते करते आपके पास अभी भी टाइम है, आप उस टॉपिक्स को, अपने वीक पॉइंट्स को अच्छा कर लो। बात समझ में आ जाए, आप उन वीक पॉइंट्स पे फोकस करो। और थ्योरी पढ़ने से बेटर है कि अब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको अब रिवीजन करना है तो बेसिकली आप क्वेश्चन से करो, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा देर आपसे पढ़ी नहीं जाएगी। बेसिक से बात बता रहा हूँ, थ्योरी अब आपसे ज़्यादा देर पढ़ी नहीं जाएगी, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन टेस्ट देखो, कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा, फ़ायदा मिलेगा उससे। बात समझ में आ रही है? वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये उनके लिए जिनके कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, उनको अभी भी लमसम 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन देखो, तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली और भी जनता है जो प्रिपेयर कर रही है, तो कंपटीशन और टफ हो चुका है आपकी स्थिति में। ठीक, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो सबके लिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाने वाले हैं, इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। तो आप लोग इसका ध्यान रखो और प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करते जाओ। ठीक, चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे, कंटिन्यू करते हैं विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट टर्न पे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, कि किस तरीके से हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कैरेक्टराइज करा था, सॉरी कैटेगराइज करा था कि कितने टाइप की होती है। तो उनमें से जो फर्स्ट टाइप है जिससे आज हम डील करने वाले हैं, दैट इज योर SN1। ठीक, SN1। तो चलो देख लेते हैं। SN का तो मतलब आपको पता चल ही गया होगा क्या है। SN का तो मतलब सब जानते ही हैं। SN मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। तो ये 1 क्या है, अगर काइनेटिक्स का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो, ठीक है, तो ये जो 1 है दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये है आपकी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है बेसिकली, काइनेटिक्स में हम लोग देखते हैं कि जब आप रेट लॉ लिखते हो तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। तो दिस इज मॉलिक्यूलैरिटी 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये दो ही बात बेसिक सी। तो देख लेते क्या होती है रिएक्शन। तो R ऑफ X लेते हो यहाँ पर आप, ठीक, यहाँ पर लेते हो आप एक न्यूक्लियोफाइल। क्या लेते हो, न्यूक्लियोफाइल लेते हो। न्यूक्लियोफाइल इन द सेंस यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, चलो यहाँ लेते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, ठीक, और प्रोडक्ट बना देते हैं क्या, RNU प्लस X माइनस, बन गया, आसान है। रिएक्शन है, और देखो इनमें एक लाइन की रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक रिएक्शन एक ही है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो चलो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, क्योंकि हम लोग इसके बारे में डील करेंगे कि भाई न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए।
हम लोगों को सेवरल पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे कि SN1 होगी या SN2 होगी। ठीक है, दोनों रिएक्शंस में काम एक ही होगा, क्या, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। बट बात यह है कि किस केस में किस तरीके का मैकेनिज्म फॉलो होगा, कब हम SN1 कराएंगे कब हम SN2 करेंगे, और क्या ही डिफरेंस होगा। देखो कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में, दोनों रिएक्शन में कुछ डिफरेंस है, तभी हम लोग इनको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं मैकेनिज्म की। ठीक, अगर मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की, तो हम ले लेते हैं एक सबस्ट्रेट दैट इज योर RCH2, तो वो आप ले लो, चलो कोई ना, यहां ले लेते हैं हम R ऑफ X ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर R ऑफ X के साथ फर्स्ट स्टेप में ये बंदा यहाँ से निकल जाता है, जो X है हमारा निकल जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो X है वो एक हैलोजन है, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड से डील कर रहे हैं, है ना, हम लोग डील कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड से। तो X एक हैलोजन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी X ही लेके जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ हमारे पास बन जाएगा R प्लस और X माइनस, दिस इज योर, दिख ही रहा होगा, ये क्या है आपका कार्बो, ये हमारा है कार्बो कैटायन। ठीक, ये हो गया आपका कार्बो कैटायन। ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, यही क्या है इस रिएक्शन का स्लो स्टेप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो RDS, इस रिएक्शन का RDS यही है। देन उसके बाद इस R प्लस पे क्या होगा, NU माइनस आएगा, अटैक मारेगा और क्या बना लेगा RNU, क्या बना लेगा RNU। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स, कि ये रिएक्शन कब कब फेवर होगी। तो मैकेनिज्म में हमने कुछ खास नहीं देखा है, ठीक है, मैकेनिज्म में हमने कुछ खास नहीं देखा। यहाँ पर हम लोगों ने एक कार्बोकेटायन बनाया है और फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। चलो पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग SN1, पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास, जो फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जो RDS है, जो हमारा RDS है या स्लो स्टेप है, उसमें कार्बो कैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बो कैटायन। उससे पहले एक और काम करते हैं, रेट लॉ लिख लेते हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख लेते हैं। ठीक है, रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग तो देख सकते हैं K इंटू जो स्लो स्टेप है, उधर सबस्ट्रेट में कौन कौन है, आप ये देखते हो काइनेटिक्स में K इंटू रिएक्टेंट्स, है ना, काइनेटिक का कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में कौन है, देखो यहाँ पर X अपने आप ही निकल गया, क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है अभी नहीं, तो रेट लॉ में क्या आ जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX, यानी कि हमारे न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है, यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोफाइल का इस रेट लॉ के अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, किसका, हमारे सबस्ट्रेट का, है ना, हमारे अल्काइल हैलाइड का अगर मैं क्या बढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो इस रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि RDS में क्या बन रहा है, कार्बो कैटायन, क्या बन रहा है, कार्बो कैटायन बन रहा है, तो रेट के बारे में क्या बोल सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, ये कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई। चलो यहां पर साथ ही साथ में X माइनस भी निकल रहा है, यहां पर X माइनस भी निकल रहा है। तो मान लो मैंने R क्या कर दिया, सेम कर दिया, क्या कर दिया, R सेम कर दिया। R अगर मैंने सेम कर दिया तो कंपेयर करते हैं रेट फॉर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मत लिखो, आप लिखो रेट फॉर, रेट नहीं तो आप सीधा लिखो यार, क्वेश्चन
अगर मैं कंपेयर करता हूँ RF, फिर कंपेयर करता हूँ RCl, RBr, है ना, और एक ले लेते हैं हम RI। तो हमारे पास है ये 4। अगर पूछा जाए कि रेट कंपेयर करो, क्या करो, रेट का क्या ऑर्डर होगा, तो बता सकते हो क्या होगा रेट का ऑर्डर, क्या होगा रेट का ऑर्डर। देखो यहाँ पर R तो कॉमन है, R सब जगह कॉमन है, यानी कि बनने वाला कार्बोकेटाइन तो फिक्स हो गया। अब बात किससे होगी, इस बंदे से, क्योंकि वहां पर X के साथ इसका बॉन्ड टूट रहा है, R और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी तेज रिएक्शन होगी, है ना, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगी। तो अपन क्या देखते हैं, RI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, फिर RBr, देन RCl और फिर RF। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ लो, ये क्या है आपका, दिस इज योर Lg, है ना, ये क्या है Lg है, यानी कि लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा हो जाएगी, इस तरीके से समझ सकते हैं। लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट समझ सकते हो आप, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से भी कंपेयर कर सकते हो या फिर बॉन्ड लेंथ से भी कंपेयर कर सकते हो। बात करते हैं रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मान लो हैलोजन सेम है, क्या है, हैलोजन अगर सेम है, तो फिर रेट कैसे कंपेयर होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। किससे कंपेयर होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सबसे तेज होगी किसके लिए, 3 डिग्री के लिए, देन होगी 2 डिग्री के लिए, देन होगी 1 डिग्री के लिए। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड सबसे तेज एसएन में शो करेगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, एंड आगे बढ़ जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास इस रिएक्शन में R प्लस भी जनरेट हो रहा है और X माइनस भी जनरेट हो रहा है, यानी कि कैटायन भी है और एनायन भी है। क्या मैं कहने वाला हूं समझना, यहां पर हमारे पास कैटायन भी है और एनायन भी है। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्शन करा रहे हो तो कोई ना कोई तो सॉल्वेंट लोगे। जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो कोई ना कोई तो सॉल्वेंट लोगे। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, देखो पोलर तो होगा, बात तो कंफर्म है, नॉन पोलर तो कतई नहीं, कभी नहीं, पोलर तो होगा। पोलर होगा, क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट तो होगा। बात आती है कौन सा ले, प्रोटिक या अप्रोटिक। सोच के बताओ कि पोलर प्रोटिक ले या पोलर अप्रोटिक ले। देखो कैटायन भी बन रहा है और एनायन भी है, कार्बोकेटायन उससे मतलब नहीं है, कैटायन तो है ना, कैटायन भी है और एनायन भी है। दोनों को स्टेबलाइज करने वाला सॉल्वेंट कौन सा होता है, दोनों को स्टेबलाइज करने वाला कौन सा सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक। ऑब्वियसली कौन सा होता है, पोलर प्रोटिक होता है। तो यानी कि यहां लिख सकता हूं मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारे मतलब अपन ने कंपेयर कर ली कि भैया क्या क्या SN1 को फेवर करेगा, इस रिएक्शन को फेवर करने वाली बात है। अभी तक एग्जांपल नहीं देखा अपन ने, अभी देखते हैं एग्जांपल। अब मानो, अब बात करते हैं अब कौन बच गया। देखो सॉल्वेंट की बात हो गई है ना, इलेक्ट्रोफाइल तो एक खुद था ही सरी, इलेक्ट्रोफाइल तो एक खुद था ही सरी। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस पे रखा हुआ डेल्टा प्लस और इस पे रखा हुआ डेल्टा माइनस, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल तो ये खुद था ही सरी, है ना, इलेक्ट्रोफाइल तो ये खुद ही था। सॉल्वेंट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अल्काइल हैलाइड की डिग्री हो गई, लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो गई। अब क्या बचा, अब कौन सा पॉइंट बचा, 5 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें से, हाँ कौन सा बचा, न्यूक्लियोफाइल वाला। कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। हम लोगों ने पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली अगर न्यूक्लियोफाइल को भी आप कैटेगरी करना चाहते हो और कैटेगराइज करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो एक तो सबसे मतलब एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल और एक बेकार न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल और एक बेकार न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर चाहिए होता है हमारे को कैसा, यहां लिख सकता हूं वीक
न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN। वीक लिखोगे या स्ट्रॉन्ग, पुअर लिखोगे? चलो वीक ही रहना। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, क्यों वो भी देखते हैं, बट बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास, हो जाता है H2O हो गया, है ना, H2O हो गया, ROH हो गया, ठीक है। तो आप इसको हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो, सॉल्वोलिसिस की प्रोसेस है ये। बेसिकली ये सॉल्वोलिसिस है। जनरली जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पर, वो कौन होता है? खुद सॉल्वेंट ही होता है। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो कौन होगा? खुद सॉल्वेंट ही होता है। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, इन केस ऑफ, जनरली लिख देते हैं, जनरली इन केस ऑफ SN1, generally in case of SN1, solvent itself acts as nucleophile। ठीक, तो यहां पर आप और भी देख सकते हो एग्जाम्पल, अब मेरे को याद आ रहे हैं। अगर ऐसा भी लिखा हुआ हो एक्वस AgNO3, ठीक है, एक्वस AgNO3, मैंने बताया था कि हमेशा कार्बोकेटायन बनवाता है, याद आ रहा है, ये हमेशा कार्बोकेटायन बनवाता है। और इसके अलावा लिख सकते हो आप, मैंने एक और बोला था, दैट इज योर मॉइस्ट, है ना, वो एक्वस नहीं था Ag2O, मॉइस्ट था, मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट का मतलब भी वही होता है ना, पानी का मतलब भी वही है। मॉइस्ट मतलब H2O, तो H2O की इसके साथ क्या हो जाती है? ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाती है और ये बना लेता है AgOH। क्या बना लेता है? AgOH। इस केस में भी हमें देखने को मिलता है कि कार्बोकेटायन ही बनता है। बात समझ आ रही है? चलो, तो आप देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल विद रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे हुई होगी रिएक्शन। तो कॉपी कर लो आप लोग इसको, जब तक हम देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल। ये हो रहा है आज गीला। मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गई थी? मॉलिक्यूलरिटी वन क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का क्या है? इन्वॉल्वमेंट। रेट लॉ के अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो हम इस्तेमाल करते हैं डस्टर। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं अपन CH3 CH3 और मान लगा दिया क्लोरीन। यहाँ रख दिया क्या? देखो क्या क्या रखना है? वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल रखना है, साथ ही साथ में न्यूक्लियोफाइल ही किसका काम करेगा? सॉल्वोलिसिस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सॉल्वोलिसिस। क्या है? सॉल्वोलिसिस। अच्छा, हाइड्रेशन जैसे हम लोग बोलते हैं एशन, सॉल्वेशन और सॉल्वोलिसिस में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। सॉल्वोलिसिस और सॉल्वेशन में थोड़ा सा फर्क है। सॉल्वेशन में क्या हो रहा था? जो कैटायन और एनायन थे उसको मॉलिक्यूल्स घेर रहे थे। बेसिकली सॉल्वेशन के अंदर क्या हो रहा था कि जो प्लस या माइनस था उसको जो सॉल्वेंट होता है ना, वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो दिस इज सॉल्वेशन। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज सॉल्वेशन। हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी मैंने क्या नाम बोला? सॉल्वोलिसिस। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वोलिसिस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब या सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है? सॉल्वोलिसिस का मतलब होता है बेसिकली सॉल्वेंट जुड़ेगा और टूटेगा, या फिर टूटेगा और फिर जुड़ेगा। जी क्या बात है, समझ में नहीं आया? अभी समझ में आ जाएगा। H2O, ठीक, ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल ऐसे बैठा हुआ है, बस देख रहा है, उधर देख रहा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, वो बैठा हुआ है यूं करके। अच्छा, अभी अपनी जरूरत नहीं है, अभी टूटने दो। बात समझ आ रही? तो अभी वो सिर्फ उसको देख रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि स्लो स्टेप के अंदर या फिर आरडीएस के
अंदर न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक सवाल और उठता है कि फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस क्यों था? सर कार्बोकेटाइन का बनना ही आरडीएस क्यों होता है? तो देखो, किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है? स्लो का मतलब क्या है? स्लो का मतलब क्या है? धीरे हो। स्लो का मतलब क्या है? धीरे हो। धीरे कब होगा? आप कोई भी काम, ठीक है, आप कोई भी काम धीरे धीरे कब करते हो? या तो वो बहुत प्रिसाइज काम हो तब आप स्लो कर सकते हो, ठीक, ऐसा काम अपन कोई करते नहीं है, ठीक। तो धीरे धीरे हम काम कोई सा कब करते हैं? जब हमारा मन नहीं लगता। जब हमारा उस काम को करने में मन नहीं लगता है तो हम उस काम को क्या करते हैं? बिल्कुल धीरे धीरे, आलस मार मार के, है ना, आलस मार मार के, तो आपका मन नहीं लग रहा। इसी तरीके से एक बंदा है आर ऑफ एक्स, ये जा रहा है कहां पर? आर प्लस में। बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था, तुमने बना दिया फुकट में कार्बोकेटाइन। यार ऑक्टेट कंप्लीट था एक तो अगले बंदे का, है ना, एक तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट था, तुमने ऑक्टेट करा दिया इनकम्प्लीट, ऊपर से एक चार्ज और मिल गया उसको। तो बेसिकली बात क्या हुई? यहाँ पर आप स्टेबल थे, यहाँ पर आपने बना दिया इसको अनस्टेबल, यहाँ पर बन गया अनस्टेबल। तो वो क्या काम करेगा इतनी तेजी से? कोई इच्छा है? नहीं है। ड्राइविंग फोर्स बहुत कम है, उसको फोर्स जो ड्राइव करने वाला है वो बहुत कम है। वो भी देखेंगे ड्राइविंग फोर्स कौन है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो ड्राइविंग फोर्स या फिर उसकी इच्छा नहीं है, बेसिकली उसकी इच्छा नहीं है यहाँ जाने की, तो वो धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है, मजबूरी है भाई, रिएक्शन तो हो ही रही है, रिएक्शन तो हो ही रही है, तो मजबूरी है, तो मजबूरी में कर रहा है, चलो ठीक है बना लेते हैं, देखी जाएगी, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बन जाता है क्या? कार्बोकेटायन। क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन। तो हाइड्रोलिसिस कर दिया था हम लोगों ने, है ना, क्या कर दिया था? हाइड्रोलिसिस। पानी है तो हाइड्रोलिसिस, अदरवाइज सॉल्वोलिसिस भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ये भाई साहब निकल लेंगे, ये भाई साहब निकले तो बन गया CH3 CH3 और CH3। देखो कार्बोकेटायन बना है, इसीलिए मैंने कहा था कि 3 डिग्री के लिए रेट सबसे ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पर अगर अपन देखें तो अल्फा एच कितने हैं? 9। तो 3 डिग्री के केस में क्या है? कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे थोड़ा सा तेज चल जाएगी। कंपैरिजन करोगे अगर आप अल्फा एच इक्वल्स टू 6 और कंपैरिजन करोगे आप अल्फा एच इक्वल्स टू 3 तो ये ज्यादा तेज जाएगी, है ना। चलो यहाँ पर हो गया हाइड्रोलिसिस और साथ ही साथ में निकल गया हमारा Cl माइनस, है। अब हमारा कौन आएगा? मसीहा। कौन आएगा? मसीहा। ये रहा मसीहा। H2O के पास क्या है? लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। यहां मारेगा अटैक। क्या करेगा? अटैक मारेगा। अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 और OH2 और इस पर रखा हुआ प्लस का चार्ज, है ना, प्लस का चार्ज। चलो देखते हैं। यहाँ पर Cl माइनस बैठा है बेकार, क्योंकि अभी तक एनायन को स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर नहीं आया है। पहले तो चलो वो सॉल्वेंट से स्टेबलाइज था, बट अब सॉल्वेंट भी रिएक्शन कर चुका है तो फाइनली हमें प्रोडक्ट तो चाहिए ही होगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को छुड़ा ले जाएगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को छुड़ा ले जाएगा एंड फाइनली हमें क्या देखने को मिल जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 और OH प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पर HCl प्लस लिख सकते हैं हम HCl। बात समझ में आ गई? आया ना? तो इस तरीके से होती है रिएक्शन, ठीक। दिस वाज योर स्लो स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप, ओके, एंड दिस इज योर फास्ट और ये भी क्या होगा? फास्ट होगा। तो ये दोनों होंगे फास्ट स्टेप, ओके। बात समझ में आ गई? तो ये था क्या? हाइड्रोलिसिस। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, अपन ने लिसिस का मतलब क्या है, सॉल्वोलिसिस का बेसिकली मतलब क्या है? जो सॉल्वेंट था यानी कि जो सॉल्वेंट था वो पहले जुड़ा। मैंने बोला था सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है? या तो सॉल्वेंट जुड़ के टूट जाए या फिर टूट के जुड़े,
दोनों काम हो सकता है, या तो टूट के जुड़े या जुड़ के टूट जाए। तो फिलहाल क्या हुआ है, पहले सॉल्वेंट जुड़ा, पहले क्या हुआ है, सॉल्वेंट जुड़ा, सॉल्वेंट जुड़ गया देखो, है ना, सॉल्वेंट जुड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, जुड़ने के बाद टूट भी तो गया, जुड़ने के बाद एक H+ चला गया ना बाहर की तरफ, तो उसको क्या बोला आपने, वो टूटा। तो पहले जुड़ा फिर टूटा, पहले जुड़ा फिर टूटा, तो ये होता है सॉल्वोलिसिस। हो सकता था उल्टा काम भी हो, पहले ही क्या हो जाता, टूट जाता, पहले ही क्या होता, टूट जाता। उस केस में हम लोग तब भी क्या बोलते हैं कि ये भी एक काइंड ऑफ सॉल्वोलिसिस है। तो सॉल्वोलिसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो सबस्ट्रेट से जुड़ता है सॉल्वोलिसिस जो होता है उसमें सबस्ट्रेट से बंदा जुड़ जाता है, जो सॉल्वेंट होता है वो जुड़ता है। अब वो कैसे भी जुड़ सकता है, या तो टूट के जुड़ेगा या फिर जुड़ के टूटेगा। तो दिस इज सॉल्वोलिसिस। इसी की जगह हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं, तो सॉल्वेशन में वो सिर्फ क्या करता है, घेर लेता है, क्या करता है, घेर लेता है। पॉइंट समझ में आ गया, है ना, समझदार तो हो इसे। तो ये तो एक एग्जांपल था। चलो इस एग्जांपल से और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में देखते हैं क्या क्या और चीजें हो रही थी। यहाँ से अपन इसको करते हैं साहब, चलो अब देखते हैं इस रिएक्शन का एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है, पहली चीज तो बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स, है ना। देखो अपन को दिख रहा है ये यहां से निकल रहा है, ये यहां से टूट रहा है, क्या वो अपने आप ही टूट जाएगा? कोई काम करने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स होता है, नहीं होता है। जैसे आज तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, जेईई नीट एडवांस, हम लोग जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या रीजन है, एक अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना, यही तो एक लॉजिक है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपको ड्राइविंग फोर्स दिख रहा है, अच्छा कॉलेज। बात करें यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो। तो देखो ड्राइव करने वाला फोर्स क्या है वो समझते हैं कि R(x), इस पे आ रखा है डेल्टा प्लस और इस पे आ रखा है डेल्टा माइनस, है ना। हमारे पास है क्या, सॉल्वेंट, जैसे लेट्स सपोज करो सॉल्वेंट है ये, सॉल्वेंट है ये, तो इधर आ रखा है क्या, डेल्टा माइनस, और इस पे आ रखा है डेल्टा प्लस, और इधर भी आ रखा है डेल्टा प्लस। थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा क्या होने वाला है, ड्राइविंग फोर्स ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। बाद में भी यही होना है, R+ और X- बनेगा, तब भी हाइड्रेशन तो हो ही रखा होगा। बेसिकली यहाँ पर हो रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। टूटने के बाद क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। टूटने के बाद होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अभी हो रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स है, ये इस वाले बॉन्ड को क्या करते जा रहा है, वीक कर रहा है, मदद कर रहा है। भाई वो बोल रहा है कि R+ जो कार्बन है या फिर अल्काइल ग्रुप है हमारा, वो बोल रहा है कि मैं टूट गया तो मर जाऊंगा मैं, तो है ना, टेंशन हो जाएगी मेरे को। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं देख लूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन है, सॉल्वेंट खुद यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है। इसीलिए कहा था कि कैटायन और एनायन दोनों बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैटायन और एनायन दोनों बन रहे हैं। और अगर दोनों बन रहे हैं, कैटायन और एनायन दोनों बन रहे हैं, तो उस केस में उन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए एक फैक्टर भी चाहिए, उन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए एक पॉइंट भी चाहिए, और वो कौन है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेट्स सपोज करो अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना होता, अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, तो देखो कैटायन तो स्टेबलाइज हो जाता तब भी, बट क्या एनायन हो पाता, नहीं। फिर एनायन छोड़ के जाने नहीं चाहता, फिर एनायन छोड़ता ही नहीं, तो उस केस में कहानी अलग। H8 क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। चलो अगर समझ में आ गई है तो ये पॉइंट तो बस एक एक्सप्लेनेशन का था कि ड्राइविंग फोर्स फॉर SN, ड्राइविंग फोर्स ऑफ SN। चलो अब बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग, सिंस
कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, मैं लिख रहा हूं तो समझना, सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड which since carbocation is formed, therefore nucleophile can attack from both side, है ना, both side, so racemic mixture is formed। अच्छा एक और चीज है, यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट का भी चांस पूरा होगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होने का चांस भी पूरा होगा, तो उस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सो रैसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म, समझिएगा बात का कहना चाह रहे समझो। ये है हमारे पास कार्बन, इस पर आ रखा है फ्लोस का चार्ज, क्या रखा है, फ्लोस का चार्ज, फ्लोस का चार्ज आ रखा है, तो अपन बनाते हैं इसको इस वाले प्लेन, कैसे बनाते हैं, इस वाले प्लेन, नहीं तो बोर्ड के प्लेन में, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ओके। दिस इज sp2 hybridized, that is trigonal planar, है ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ट्राइगोनल प्लेनर है, तो क्या होगा, क्या हुआ समझो, सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेट सपोज करो बोर्ड के प्लेन, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया, अब देखो इस प्लेन में से तो वो कहीं से अटैक नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली अगर मैं न्यूक्लियोफाइल देता हूं तो न्यूक्लियोफाइल ना तो यहां से आ सकता है, ना यहां से आ सकता है, ना यहां से, मतलब इस बोर्ड के प्लेन में से तो वो आ ही नहीं सकता। रीजन, तीन एटम से तीनों जगह से उसको क्या मिलने वाला है, रिपल्शन मिलने वाला है, ज्यादा मिल सकता है, कम मिल सकता है, बट मिलेगा जरूर, है ना, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, बट रिपल्शन मिलेगा। सॉरी, ठीक है, रिपल्शन मिलेगा, रिपल्शन मिलने का मतलब क्या है, इधर से तो आ नहीं सकता, यानी कि बोर्ड के प्लेन से नहीं आ सकता, तो कहां से आएगा, या तो बोर्ड के प्लेन के ऊपर से या फिर बोर्ड के प्लेन से, मान लो इधर एक पारदर्शी दीवार है तो या तो यहां से अटैक कर सकता है या फिर यहां से अटैक कर सकता है, यानी कि बोर्ड के प्लेन टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम व्यूअर, यहां से भी और यहां से भी, दोनों तरफ से अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 50-50% है, क्या है 50-50%, 50% है, क्या है 50%। और अगर उस केस में एक कायरल कार्बन बनता है, उस केस में क्या है, अगर कायरल कार्बन बनता है, मान लो उस केस में कायरल कार्बन बना, तो वहां हम देखेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। अभी हम समझाते हैं एग्जांपल से, देखो जैसे आप ले लो, ठीक है, ये ले लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, ओके, दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया, अब क्या करा, मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने डाल दिया पानी, तो प्रोडक्ट अपने को पता ही क्या होना है, OH लग जाना है, क्या लग जाना है, OH, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो OH की दो पॉसिबिलिटी है, या तो OH वेज पर ही लग जाए, ठीक, या तो OH वेज पर ही लग जाए ऐसे इस तरीके से, या फिर जो OH है वो कैसे लगे, डैश पर लग जाए, बात समझ में आ रही है, OH क्या है, या तो वेज पर लग जाएगा या डैश पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा तो वो sp2 होगा, प्लेनर होगा, तो अटैक होने के चांसेस दोनों तरफ से क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एक बार वेज से अटैक हो जाएगा और एक बार डैश से, यानी कि एक बार यहां से H2 ने अटैक करा होगा इस तरीके से, और इस केस में बैक साइड से करा होगा, तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज व्हाट
दिस इज योर रेसिमिक मिक्सचर। ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल, या फिर आप बोल सकते हो 50% ऑफ बोथ आर एंड एस फॉर्म। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो विजिबल तो होगा। ठीक है, 50% ऑफ बोथ आर एंड एस फॉर्म। ठीक है, 50 ना लिखते हुए 50 ही, 50% ऑफ बोथ आर एंड एस फॉर्म। नहीं 50 ही लिखो। ठीक है, 50% ऑफ बोथ आर एंड एस फॉर्म, मतलब 50% ही आर होगा और 50% ही एस होगा। इस टाइप का जो मिक्सचर होगा वो जनरली क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं बात कर रहा हूं पूरे मिक्सचर की। देखो, ये आपका मान लो आर फॉर्म है, ये मान लो आपका एस फॉर्म है, मान लो, है ना, मानने में क्या जा रहा है? ये आपका मान लो आर फॉर्म है और ये आपका एस फॉर्म है। तो यार एक चीज सोचो, ये आपका आर फॉर्म है और ये एस फॉर्म है। दोनों अगर 50-50% है तो इस बंदे ने लाइट को घुमाया होगा इस तरफ और इस बंदे ने लाइट को घुमाया होगा इस तरफ। मतलब अगर इसको क्लॉकवाइज मानता हूं तो इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा। और जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि जो कायरल सेंटर का नेचर है, जो कायरल कार्बन का नेचर है वो क्या है? सेम है। जो कायरल कार्बन का नेचर है वो क्या है? सेम है। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, रोटेट करने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा दोनों के केस में। जो रोटेशन का एंगल होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा दोनों के केस में। अगर दोनों केस में बराबर होगा तो मान लो इसने 50 डिग्री घुमाया प्लस में, तो ये घुमा देगा माइनस में। नेट रोटेशन क्या हो गया? जीरो। नेट रोटेशन क्या हो गया? जीरो। इसीलिए ऑप्टिकल रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां नहीं, किसी भी रिएक्शन में अगर रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, किसी भी रिएक्शन में, पूरे ऑर्गेनिक में अगर किसी भी रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसको करो कॉपी। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत काम आता है। ठीक, चलो इसको कर लो आप कॉपी जब तक। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने कॉपी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से और। तो देखो, यहीं से एक ऑब्जर्वेशन, लेट सपोज करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल ही देते ना यार एक बार। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा आपका, हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन होगा हमारा वेज पर। तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हाथ घुमाया, है ना। फोर्थ हमारा अवे फ्रॉम व्यूअर है, तो हाथ घुमाया तो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर, यानी कि इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर होगा और इसका हो जाएगा एस। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? एस। तो देखो, ये वाला तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है। यहाँ से जो यहाँ प्रोडक्ट बना ये तो रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब रिटेन्ड का मतलब बना हुआ है, उसमें चेंज नहीं देखने को मिला। यहाँ से यहाँ गए तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है, यहाँ से यहाँ गए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया। यहाँ से यहाँ गए तो अपोजिट, यहाँ से यहाँ तो रिटेन्ड, इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है तो उसको अपन इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ SN1 racemic mixture is formed theoretically. Racemic mixture is formed theoretically, but
एट क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉमा लगा के आगे कंटिन्यू कर देना। एक्सपेरिमेंटली मोर ऑफ inverted product is formed, ठीक है, more of inverted product is formed। तो ये लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो देखा गया थ्योरेटिकली, तो इसलिए हम लोगों ने बोल दिया रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है। थ्योरेटिकली तो हमने बोल दिया कि भैया कार्बोकेटायन बन रहा है तो अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, तो अपन ने बोल दिया कि हाँ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और आप लोगों को अगर एग्जाम में भी लिखते हो तो हमेशा यही लिखना है, ठीक है, एग्जाम में भी लिखते हो तो यही लिखना है कि रेसिमिक मिक्सचर ही बनता है। बट एक्चुअली अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनता है। क्या होता है, जो इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाला, अगर यहाँ पर बात करता हूँ इसमें, तो ये इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा बनता है। क्या बनता है, ज्यादा बनता है। इसका रीजन होता है सॉल्वेंट का यहाँ पर रोल प्ले करना, ठीक है, उस पर ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाते हैं। एक तरीके से होता है वहां पर सॉल्वेंट और आयन में पहले इंट्रैक्शन होता है, पहले सॉल्वेंट सबस्ट्रेट में, वो बहुत सारी कहानी है, ठीक है, वहां पर बहुत सारी कहानी है। तो उसमें ना जाते हुए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फाइनली देखते हैं कि हम लोग एक बात को ध्यान रखते हैं कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही क्या होता है, हमेशा ज्यादा बनता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको अपनी मटेरियल में, शीटों में, ठीक है, शीट्स में, डीपीपीज में क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई एक रिएक्शन कराई और रेसिमाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई 50-50% बने। रेसिमाइजेशन का मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनना, है ना, रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनना, तो उसमें बोल सकते हैं 50-50% जब कंप्लीट होगा। बट इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होगा, हमारा जो रिटेन्ड वाला प्रोडक्ट है, यानी कि जब कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू इन्वर्टेड। मतलब ये 40% होगा और ये कुछ 60% हो सकता है। थियोरेटिकली हम लोग 50-50% मानते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा बनता है। इसका यूज आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलो अब एक लास्ट पॉइंट बचता है जिसको और डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ कि क्या कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज योर, आखिरी जो क्वेश्चन बचता है, जो सॉरी समझाने वाली बात है कि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों लिया। किसी के पास है इसका आंसर कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिया, वीक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों लिया। स्ट्रॉन्ग भी तो ले सकते थे, सोचो कि वीक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों लिया। पता चल गया, चलो नहीं पता चला मैं बता देता हूं। वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब यहां देखो, यहां पर है RX, इस पे आ रखा है डेल्टा माइनस, इस पे आ रखा है डेल्टा प्लस, सही। यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल है आपके पास इस तरीके का जिसपे लोन पेयर है, और एक है कुछ माइनस वाला जिसपे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। तो मान लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। लेट्स सपोज करो ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, नहीं तो आप एक ही ले लो, वीक ही ले लो। अब देखो जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, मान लो जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो डायरेक्टली इस पे जाके अटैक कर दे, ठीक, समझ में आ रही है। हमारा जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो इतना कैपेबल नहीं है कि डायरेक्टली इस पे जाके क्या कर दे, अटैक कर दे। इसलिए वो क्या करता है, इंतजार करता है किसका, कि कार्बोकेटायन बने पहले, फिर मैं जाऊंगा अटैक करने। बात समझ में आ रही है। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन से कमजोर हो जाता है। बेसिकली कार्बोकेटायन और इसके लोन पेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एक प्लस चार्ज है, ये एक डेल्टा प्लस है, और एक मान लो आपके पास प्लस चार्ज है, ये कंप्लीट पॉजिटिव है, और ये एक डेल्टा प्लस है। कौन ज्यादा भारी है, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा भारी है। इसका इस पे अट्रैक्शन, इसका इस पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा प्लस पे। इसीलिए वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, क्यों,
क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल इंतजार करेगा कि कार्बोकेटाइन बने, क्योंकि मैं तभी अटैक कर पाऊंगा। जबकि अगर यहीं पर कौन होता, ये भाई साहब, तो इनसे इंतजार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये खुद अनस्टेबल है, इस पे आ रखा है नेगेटिव चार्ज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? ज्यादा आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, तो ये तुरंत क्या करेगा? भाग जाएगा और उसको बाहर निकाल देगा, इंतजार नहीं करेगा। क्या? इंतजार नहीं करेगा। तो रीजन समझ में आया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो वो इंतजार नहीं करेगा, कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो इंतजार करेगा किसका? कार्बोकेटाइन के बनने का। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की उसमें हिम्मत नहीं है, जबकि NU- में बहुत हिम्मत है। और फिर दूसरी बात ये भी, वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है कि हाँ ठीक है, मैं तो बैठा ही हुआ ना, मेरे को कोई तकलीफ थोड़ी है। उसको तो ये है कि मैं तो शांत बैठा हूँ, इसके तो खुजली है, नेगेटिव चार्ज आ रखा है, आग लगी पड़ी है इसका, तो ये तो जल्दी अटैक करना चाहिए। ठीक, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी सारी जो कहानी है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब खत्म होती है। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले कल एक क्वेश्चन दिया था, जब याद आया कि हम लोगों ने कल मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर की बात थी। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, CH3O- है ना, CH3 CH2O-, फिर था CH3 CH CH3O-, और था CH3 C CH3 CH3O-। ठीक, अगर इनको नंबर दे देता हूँ A B C और D। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ की। किसकी बात करता हूँ? बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर देखो क्या लग रहा है, हाँ क्या लग रहा है? प्लस आई। क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। ठीक, यहां पर भी लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है, और यहां पर भी लग रहा है। ज्यादा प्लस आई कहाँ लग रहा है? चारों केस में लग रहा है। ज्यादा किधर लग रहा है? इस केस में सबसे ज्यादा लग रहा है, इसके केस में सबसे ज्यादा लग रहा है। प्लस आई लगने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है? भाई प्लस आई लगेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन। प्लस आई लगने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी, इधर बढ़ गई तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लग जाएगा? फिर रिपल्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत जल्दी डोनेट करना चाहेगा, बट किसको? H+ को। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। बेस किसको ढूंढता है? बेस ढूंढता है H+ को। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B और ग्रेटर देन E। ये तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का हो गया। इधर ही अगर मैं देखूं तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर, क्या? NN, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अब देखना, न्यूक्लियोफाइल किसको ढूंढता है? एक इलेक्ट्रोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल किसको ढूंढता है? एक इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढता है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। मान लो ऐसा कुछ, ये हमारा, उस पर X भी लगा, CHX, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी कार्बन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो, ये इसको अप्रोच करेगा, सही, ये भी इसी तरीके से अप्रोच करेगा, ये भी इसी तरीके से अप्रोच करेगा, ये भी इसी तरीके से अप्रोच करेगा। कौन ज्यादा आसानी से यहां पर अप्रोच कर सकता है? सोच के बताना, कौन ज्यादा आसानी से अप्रोच कर सकता है? वो बंदा जो खुद ही क्या है, बल्कि है नेचर में, क्या वो अप्रोच कर पाएगा? क्या वो अप्रोच कर पाएगा? बात समझ में आ रही है? यहां पर जगह वैसे ही बहुत कम है, यहां पर अटैक करने के लिए जगह वैसे ही बहुत कम है। क्यों है भैया? R1 और R2 है ना, R1 और R2। R1 और R2 खुद ही क्या है? एक दो ग्रुप्स हैं
जो कि ऑब्वियसली बात है अल्काइल के ग्रुप से, यानी कि कार्बन तो होगा ही। सबसे छोटी यूनिट लोगे तो CH3 ले लो, CH3 और CH3 ले लो, है तो सही। ये खुद गिरा हुआ है, ये खुद गिरा हुआ है, तुमने अटैक करने को भेज दिया ऐसे बंदे को, वो भी क्या है, गिरा हुआ है, वो भी क्या है, गिरा हुआ ही तो है। बात समझ में आ रही है। ये जो ये अटैक करने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये खुद भी बल्कि है नेचर में, जिस पर तुम अटैक करा रहे हो वो भी क्या है, सराउंडेड है या फिर क्राउडेड है। ये भी क्राउडेड, ये भी क्राउडेड, क्या रिएक्शन आसानी से हो पाएगी? सोच के देखो, ये भी क्राउडेड, ये भी भीड़ भाड़, ये भी भीड़ भाड़, क्या रिएक्शन हो पाएगी आसानी से? नहीं। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, ए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक नेचर देखते हैं तो ऑर्डर ये है, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। रीजन क्या है, बेस ढूंढता है H प्लस को, समझना, बेस किसको ढूंढता है, बेस ढूंढता है H को, कार्बन पे लगा जो हाइड्रोजन है या फिर कोई भी H, किसी भी हाइड्रोजन को ढूंढता है। हाइड्रोजन एज कंपेयर टू कार्बन कम क्राउडेड है, यहां पर भीड़ भाड़ का इतना इशू नहीं है क्योंकि ये अकेला है। बात समझ में आ रही है। इसके लिए भीड़ भाड़ का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये अकेला है। तो बेस जो है इसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बट अगर एक भारी न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा, इसको बोल सकते हो दिस इज बल्कि न्यूक्लियोफाइल। अगर एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा, एक अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो भाई बात समझ में आ रही, क्या होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या इस इलेक्ट्रोफाइल पर, इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा जो पहले से ही गिरा हुआ है, नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कुछ और रिएक्शन होती है। बट पॉइंट क्या निकल के आता है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल चलता है किस पे, वो चलता है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने पर। उसकी समझदारी किसमें, वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना चाहता है, जबकि हमारा जो बेस है वो किसको ढूंढना चाहता है, H प्लस को। तो ये हो जाता है हमारे पास। ठीक, तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक के लिए, तो आज हम लोग खत्म करते हैं इसको यहीं पर। तो ये क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था, उसको अभी डिस्कस कर लिया है। SN1 के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स थे सारे कवर हो चुके हैं। अब हम लोग आएंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, अब हम लोग ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इसको रिवाइज करो और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।